हेलो हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग रेसिडेंशियल स्टेट, गुड मॉर्निंग केवी, सैनिक विहार, पुष्प विहार, केवी नंबर 2. Thank you very much for joining here. KV number 2 Delhi Cant, KV number 1 Keshavpuram Vigyan Vihar, Chawla, Janakpuri, Masjid Mode. Very good. Good morning. Even I got the response from those schools yesterday. Thank you very much. All the responses, correct responses, and all the responses which require some modification or which requires rectification, most welcome. Thank you very much for everyone responding here. You are in class 12 history class in chapter 2. Welcome to the history class of class 12. सुप्रभात, हम इतिहास की कक्षा में हैं आपके साथ हर दिन की तरह. वेरी गुड. शालीमार बाग, एजीसीआर, गुड मॉर्निंग सारे केवीज को. अपने नाम के आगे स्कूल का नाम जरूर लिखें क्योंकि आपके अटेंडेंस मार्क हो रहे हैं और ये अटेंडेंस, ये क्लासेस आपके दोबारा नहीं होंगे. ये चैप्टर आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहिए. जरूरी नहीं है कि हम बहुत फास्ट जाएं, इतने फास्ट चले जाएं कि हमें समझ में भी ना आए. इसलिए हमें स्लो बढ़ना है, स्टेडीली बढ़ना है, समझ के बढ़ना है. अभी तक के रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे हैं. मैंने हमेशा कोशिश की है आपके रिस्पॉन्स को देखने का. कल भी मैंने कई आपके सवाल के जवाब भी हमने दिए हैं उसमें, और बहुत अच्छा, वेरी गुड. तैयार हैं? चलिए, हर दिन की तरह आगे बढ़ने के पहले आपसे कंफर्मेशन. मैं दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है, कंफर्म है तो आगे बढ़ेंगे. लेकिन इसके पहले हम कुछ सवाल से आगे बढ़ेंगे. ये सवाल ये चेक करने के लिए है कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, मेरे बताई गई बातें आप तक पहुंच पा रही हैं. इसीलिए कुछ सवाल हम लेंगे. उसके पहले एक रिकैप करें कि हमने कल क्या किया. कल जो हम लोगों ने किया उसका एक रिकैपिचुलेशन हम यहाँ करेंगे, फिर से दोहराएंगे. कल हम लोग मौर्य साम्राज्य पे थे और शुरुआत में मैंने एक टाइमलाइन यहाँ बना रखी थी. इस टाइमलाइन में हमने बताया कि किस तरह हमने 1800-1900 बीसी के अराउंड हमने हड़प्पा का पतन की शुरुआत देखी. हड़प्पा का पतन, और इसके लगभग 1200 साल के अंतराल में लगभग 600 बीसी में हम लोगों ने महाजनपद के बारे में देखा. महाजनपद. फिर हमने इसी समय हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका, शिशुनाग, नंद, ये नंदों के बारे में पढ़ा. ये शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा. हम लोगों ने हर्यंका के बारे में पढ़ा और हम लोग अब हैं मौर्य में हैं. हम लोग मौर्य साम्राज्य देख रहे हैं, 3rd सेंचुरी में हैं. 3rd सेंचुरी टू. टाइमलाइन से आपको अंदाजा है हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बीसी की ओर, यानी कॉमन एरा, यानी एडी जिसको आप कहते हैं.
हम 3rd सेंचुरी में आ चुके हैं. It's 4th century. It's 4th century because 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की. तो मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना इसने की. इन सारे हर्यंका, शिशुनाग, नंद वंशों के प्रयास के बाद इनके सारे efforts, the efforts of these dynasties and the important rulers, it culminated into the establishment of Mauryan Empire. That is the importance of the Mauryan Empire in the history of India. वो महाजनपद, 16 महाजनपदों, वो आपसी संघर्ष, 4 महाजनपद का महत्वपूर्ण होना, उनमें आपसी संघर्ष और उसके बाद मगध महाजनपद पूरे मगध साम्राज्य के रूप में बदलना, the establishment of the Mauryan Empire, that was the achievement. और यही मौर्य से हम लोगों ने शुरू किया था. तो वो हम सबसे पहले हमने कहा था कि वो the founder. फाउंडर आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य in 4th century BC, that was the 321 BCE, he founded the Mauryan Empire. So it must be your objective question also. और मैंने ये भी कहा था कि आप चैप्टर पढ़ें और जो भी पढ़ाया गया हो पढ़ें और उसी से ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर्स आप खुद तैयार करें क्वेश्चन आंसर्स. द सेकंड वन, दैट वाज द फाउंडर. हमने देखा व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट्स क्षेत्र, extent of the Mauryan Empire. Then how Chandragupta Maurya or the Mauryan kings, they started ruling from Magad, from capital Patliputra to up to Afghanistan, Kabul. काबुल, बलूचिस्तान और दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र को छोड़कर, ये आगे हम बात करेंगे, केरल और तमिलनाडु को छोड़कर, एक्सेप्ट दोज एरियाज. तो कौन कौन एरिया है? केरल, तमिलनाडु. यहाँ अलग चोल, चेर, पांड्य, ये राज्य हैं जो उनके मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राज्य हैं. यहाँ पे मौर्य साम्राज्य नहीं फैला, मौर्य साम्राज्य. इसके बाद कोस्टल उड़ीसा, कलिंग, जिसको अशोक ने मिलाया. चंद्रगुप्त मौर्य में नहीं था लेकिन इसको अशोक ने मिलाया. इस हिसाब से जितना बड़ा साम्राज्य, खासकर विशेषकर नॉर्थ वेस्ट में जो साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान के काबुल तक है, कहते हैं इतना बड़ा साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर भारत में जो ब्रिटिश राज के समय भी नहीं था. इस हिसाब से मौर्यन एम्पायर का इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो कम टू दी yesterday's the points कि क्या सोर्सेस है. तो सोर्सेस, पहला सोर्सेस हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़ा था. पहला प्रमाण है पुरातात्विक प्रमाण. पुरातत्व में जो मिली गई मूर्तियां हैं, मूर्तियां में हमने जो 1-2 मूर्तियां जैसे दीदारगंज से मिली हुई यक्षी की प्रतिमा है. फिर हमने कहा था लायन कैपिटल फाउंड एट सारनाथ. मेरा सवाल आपसे, पहला सवाल है, तैयार हो जाइए. जो आपने कहा लायन कैपिटल फाउंड एट सारनाथ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. मेरा फर्स्ट सवाल है, कि स्कल्पचर है, वो मूर्ति कला का उदाहरण है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल, लायन कैपिटल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल? The lion capital at Sarnath. What is the meaning of capital? Capital का क्या meaning है? What is the meaning of the capital? Lion capital में capital का meaning क्या है? Capital का अर्थ बताएं. What is the meaning of capital?
नो। कैपिटल का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायन कैपिटल? तो कैपिटल का क्या मीनिंग है? कोशिश करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लायन कैपिटल? आप बोल तो देते हैं लायन कैपिटल एट सारनाथ, कल कई और भी आपने उसमें ऐड किए, इसमें चक्र है, इसमें शेर है, बहुत आपने ऐड किए, लेकिन वो लायन कैपिटल, कैपिटल वर्ड का क्या मीनिंग है? यस, कोशिश करें। मैं आंसर देख पा रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं कि ये आंसर मुझे राइट सही आंसर नहीं मिल रहा है अभी तक, इसलिए आई एम लुकिंग एट योर आंसर। सो कैपिटल का मीनिंग क्या है? चलिए, आंसर्स आ रहे हैं, पिलर आ रहे हैं, एम्बलम आ रहे हैं, सिंबल आ रहे हैं, ये नहीं है कैपिटल का मीनिंग। नहीं आ रहा है। चलिए, मैं बता रहा हूं, मुझे आंसर नहीं मिला। कैपिटल का मीनिंग होता है, ध्यान दीजिए, ये एक पिलर है, दिस इज अ पिलर, और पिलर का ये हेड, शीर्ष, हिंदी में देखिए तो उसका है, ये स्तंभ है, स्तंभ का अपर पार्ट, द अपर पार्ट, दैट इज द कैपिटल। वो पिलर है सारनाथ पिलर, और उसका वो अपर पार्ट, दैट इज द लायन है उसके ऊपर, जिसके ऊपर बुल होगा वो बुल होगा, वो बुल कैपिटल कहलाएगा। जैसे रामपुरवा का बुल, वो देखेंगे एक और है रामपुरवा, रामपुरवा जगह से मिला हुआ, वो बुल कैपिटल। तो वो बुल कैपिटल क्या है? वो बैल की राजधानी नहीं हुई ना, वो बुल चिन्ह हुआ, वो कैपिटल यानी एक पिलर का अपर पार्ट, दैट इज द कैपिटल, शीर्ष।
पिलर लायन कैपिटल यानी वो एक स्तंभ मिला है, एक पिलर मिला है जिसके ऊपर हेड पे लायन है, दैट इज द लायन कैपिटल। वेरी गुड। आपके आंसर्स बहुत आ रहे हैं लेकिन ये आंसर हमें नहीं मिला। कैपिटल का मीनिंग है द अपर पार्ट। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन, लायन कैपिटल किस जगह मिला है? उत्तर प्रदेश में किस जगह पे लायन कैपिटल मिला है? चूंकि ये आपके स्कल्पचर का बेस्ट एग्जांपल है और आपके बुक में दिए गए हैं और ये सारे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में आएंगे। लायन कैपिटल कहां से प्राप्त हुआ है? यस, वेरी गुड, सही आंसर। सही आंसर विश्वास गुप्ता, KVAGCR, प्रेसिडेंशियल स्टेट, सबके आंसर मैं देख रहा हूं, बिल्कुल सही आंसर है। शुभम जाट, सागर चौहान, बिपिन वाजपेयी, वेरी गुड। शुभम जाट, यस, सही आंसर, सारनाथ से। सारनाथ से। तीसरा प्रश्न, वेरी गुड, आंसर देखूंगा, सबका देख लें फिर तो। वेरी गुड, अभी भी आंसर आ रहे हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज, when was Patliputra, when was the capital shifted? When was the capital shifted? When was capital shifted?
आंसर सिर्फ 2 आए हमारे पास, बाकी आंसर्स आने चाहिए। KVSB एंड इट इज द आंसर ऑफ, जल्दी बताइए आप। नहीं मिल पा रहा है आंसर आपको? 2 आंसर्स मेरे पास हैं और मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड, बहुत आंसर्स आ गए। Yes, okay, thank you. KVSB, सीताकांता सी, विश्वास गुप्ता, 4th century BCE जिसने लिखा वो सही है। 4th century में कंफ्यूजन है। छवि त्यागी, प्रशांत, ईशा, रितु, ये सारे आंसर सही मुझे दिख रहे हैं और सबके आंसर सही हैं। यस, हर्ष कुमार दिख रहा है मुझे, आंसर दिख रहा है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। इट्स 4th century BCE. 4th century BCE is the period when the capital was shifted to Pataliputra from Rajgriha. तो चले हम मॉडर्न सोर्सेस की ओर थे। हम सोर्सेस की बात कर रहे थे और सोर्सेस की बात करते वक्त हम लोगों ने कुछ सोर्सेस हमने देखे। सोर्सेस में नंबर 1 हम लोगों ने देखा सोर्सेस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखा जिसमें हम लोगों ने स्कल्पचर की बात की, और स्कल्पचर में भी एक एग्जांपल आप जरूर दे देना, वो सारनाथ का पिलर यानी लायन पिलर ऑफ सारनाथ। अब आपको पिलर, लायन कैपिटल आप जरूर, कैपिटल का मीनिंग समझ गए आप। कैपिटल ना तो राजधानी है, ना एम्बलम है, ना चिन्ह है। कैपिटल यानी वो हेड है, यानी पिलर का हेड। द सेकेंड इज द मेगास्थनीज। इस पे सवाल हम नहीं करेंगे, मेगास्थनीज, क्योंकि आप मान के चले हैं कि आज मैं इसी से सवाल करूंगा, इसलिए मुझे पता है मेगास्थनीज आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इंडिका उसकी किताब की रचना है, हालांकि मेगास्थनीज ये इंडिका अभी हमारे पास असली रूप में उपलब्ध नहीं है। नंबर 3 आपने अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र। प्रोबेबली ये 15 पार्ट्स हैं इसके, तो बट अर्थशास्त्र के सारे पार्ट की रचना कौटिल्य ने नहीं की और आगे इसको कंपाइल किया गया। अर्थशास्त्र से हमें बहुत जानकारियां मिलती हैं। द नेक्स्ट इज द बहुत बुद्धिस्ट, जैन एंड द पुराणिक टेक्स्ट। ये चौथा है, बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में एंड पौराणिक टेक्स्ट में, संस्कृत के टेक्स्ट में ऐसे हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारियां मिलती हैं। और जो 5वां हमने पढ़ा था वो था अशोक के अभिलेख, और इसी में हमने ये भी सवाल किया था अशोक के पिता का नाम, तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बिंदुसार। मैं कल के आंसर्स आपके देख भी रहा था, आंसर पसंद भी आए, मैंने कई आंसर्स को सुधारा भी, कोशिश की हमने बहुत आंसर्स, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं तो 2000 भी क्रॉस कर रहे हैं आपके कमेंट्स, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सैनिक विहार, कनिष्का, आदित्य, अच्छा रिस्पांस था। पुष्प विहार से, धर्म सूत्रों की रचना में छवि त्यागी, अनुष्का नागर, AGCR, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। अब आप कहेंगे कि मेरा आंसर सर लेते नहीं है।
केवी नंबर 1 दिल्ली कैंट, नॉर्म्स एंड रूल्स में बहुत अच्छा आंसर। पश्चिम बिहार केशवपुरम, एवरीवन रिस्पॉन्डेड। प्रियांजलि फ्रॉम विज्ञान बिहार, विकासपुरी मेघा सिंह, दिल्ली कैंट नंबर 2 शिखा एंड किशोर, जनकपुरी अंश मोगा एंड मस्जिद मोड। आज अंश के आंसर मुझे दिखे नहीं, दिखे तो मुझे सही नहीं दिख रहे थे आज। मस्जिद मोड से ऐश्वर्या। सो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सारे आंसर्स एक साथ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। जब कल मैं कमेंट कर रहा था तो मुझे फेसबुक ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इससे ज़्यादा कमेंट आप नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं सारे के कमेंट, यानी मैं अगर 40 मिनट बैठता हूँ क्लास में तो उसके बाद 1 घंटे में समय लेता हूँ आपके रिस्पॉन्सेज देखने के लिए। इसलिए आप यह दिमाग से निकाल दें कि आप ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे हैं, हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आपके टीचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपके प्रिंसिपल, हमारे एसी, हमारे डीसी एंड एवरीवन, योर पेरेंट्स, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी हम लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और आगे पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग 5th वन देख रहे थे, 5वां हमने अशोक के अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, और यहीं से हम क्लास शुरू करेंगे। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, दीज वर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस। ये सोर्सेस कल देखने के बाद आज हम अशोक के थंब पे आएंगे। देखिए, व्हाट वाज अशोकास थंब। आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक का थंब। चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत बड़ी उपलब्धि तो यह थी कि चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्य निर्माता था, और अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और राजपाट अपना त्याग कर चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटे को देकर, फिर मैं यहां पूछ लूं, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार। बेटे को त्याग कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म धारण करके वो संन्यास उसने ग्रहण कर दिया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखिए, अशोक, आप जानते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा थे, वो जैन धर्म के थे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक की बात करें। और अशोक का नाम आते ही दिमाग में आपको आता है एक ऐसा रूलर होगा जो काइंड हार्टेड है, जो बेनेवोलेंट है, बड़ा लिबरल है, और बहुत ये सारे अशोक के बारे में है। और अशोक ने उस साम्राज्य में एक ऐड किया, उसने कलिंग पर चढ़ाई की। 261 BC में कलिंग पर चढ़ाई की। और कलिंग अगर जैसे नाम आएगा तो आप जान जाइए, उड़ीसा का कोस्टल एरियाज, उड़ीसा का ये कोस्टल एरियाज, ये कलिंग है, कोस्टल एरियाज, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र। लिख लीजिए कलिंग, कलिंग जिस पर अशोक ने चढ़ाई की, और चढ़ाई यानी हमले किए। हमले करने के बाद हजारों लोगों को उसने जो मरते देखा युद्ध भूमि में, तो अशोक का दिमाग बहुत कह के हृदय पिघल गया और अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, अशोक बौद्ध हो गया। तो बौद्ध का जो बेसिक प्रिंसिपल आप जानते हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस प्रिंसिपल पर रहा, और उसने कहा मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, और अशोक ने ऐसा किया। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया। अब अशोक जनता की भलाई में निकला, वो धर्म यात्रा पे निकलता है, वो कहते हैं वो धर्म विजय पे निकला। अब युद्ध नहीं करेगा, अब वो धम्म विजय कहते हैं उसको। अशोक धम्म विजय पे निकलता है। और अशोक ने वो पहला रूलर है जिसने अपनी बात, अपने संदेश इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। सो वी विल स्टार्ट विद इट, व्हाट वाज अशोकास धम्म। ये धम्म इज द टर्म, धम्म इज द धर्म, संस्कृत में धर्म है। और ये प्राकृत वर्ड बार बार आते हैं, जैसे अजात शत्रु, आप में अजात शत्रु है, तो ये धम्मा इज द संस्कृत वर्ड धर्म, द प्राकृत वर्ड इज धम्मा, THAMMA, धम्मा।
What was Dhamma? अशोक का धम्म क्या था? Write the first point. What was Ashoka's Dhamma? अब ये धम्म को समझिए. हमने कहा धम्मा इज द यू कैन स्टार्ट विद इट. धम्मा इज ए प्राकृत वर्ड originated from the Sanskrit term dharma. That is the Dhamma is the प्राकृत term है. ये प्राकृत भाषा का शब्द है. And Ashoka is the first ruler जिसने अपने ये धम्म के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए अपने संदेश को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाया. ये आप लिखेंगे that the first ruler who had inscribed his message, the first ruler Ashoka. तो ये धम्म क्या है? नंबर 1, धम्म एक ऐसा आदर्श है. The Dhamma is the ideals. ये आदर्श है. और the Dhamma is the moral teachings. पहली बात, ये धम्म एक ऐसा आदर्श है. It is an ideal which a king and everyone expects to follow in their life. Dhamma is the ideals or the moral teachings. ये आदर्श हैं और ये नैतिक संदेश हैं. Morality, moral teachings हैं Dhamma. Number 1, that the ideals or the moral teachings. And what? These are very simple. Very simple and common to all religions. It is very simple and common to all religions. ये बहुत साधारण है और सभी धर्मों के लिए समान है. ये सभी धर्मों के लिए समान है. नंबर 2, the teachings, the Dhamma, the teachings. ये धम्म बहुत सरल हैं इनके संदेश और ये संदेश सभी धर्मों के लिए कॉमन है. That was common to all religions. Number 3, you will write it was not a narrow. ये कोई religion से जुड़ा हुआ नहीं है. अशोका धम्म ये किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल मैसेज है. That is universally accepted. It was not related with any religion. Not related with any religion. किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है अशोक का धम्म. यानी it was not related to any sectarian faith. ये अशोक जो है बुद्धिज्म का है तो ये धम्म बौद्ध धर्म के संदेश हैं. ये बौद्ध धर्म के संदेश नहीं है. बौद्ध धर्म के संदेश नहीं है. ये ऐसे संदेश हैं जो सभी धर्म में. अभी हम इन संदेशों की बात करेंगे. अभी तो आप लिख रहे हैं कि अशोक का धम्म क्या है, तो धम्म में वो मॉरल टीचिंग्स हैं. अगर वन वर्ड आंसर भी आए तो वन वर्ड या वन सेंटेंस में व्हाट वाज धम्मा, तो धम्मा आर द सिंपल द टीचिंग्स ऑफ मॉरल टीचिंग्स, द आइडियल्स व्हिच एवरीवन एक्सपेक्ट्स to be a good man, good human. That is the moral teachings. That is the Ashoka's Dhamma. और अगर इसका फॉलो करेगा तो everyone could lead to a peaceful life. The person who will follow the Dhamma and is even today, आज भी जो इस धम्म ऐसे संदेश को फॉलो करेगा तो एक धम्मा, such teachings are still relevant. इसलिए हमने कहा कि ये धम्मा ये तो आइडियल्स हैं, ये तो आदर्श हैं, जो आदर्श आज भी हमारे बड़े बूढ़े हमें बताते हैं, आज भी टीचर्स हमें बताते हैं, आज भी समाज के बड़े लोग जो गुरुजन हैं वो भी हमें बताते हैं. यानी ये चीजें हैं, सारी अच्छी बातों का सार है ये धम्म. दैट इज द मॉरल टीचिंग्स हैं. ये अशोक के धम्म. यानी नंबर 4 राइट हियर, इट कैन लीड टू पीसफुल लाइफ.
ये तो अशोक के धम्म हो गए। धम्म को आपने डिफाइन कर दिया, अशोक के धम्म ऐसे नैतिक संदेश हैं। अब ये धम्म क्या, ये तो धम्म का डेफिनेशन हुआ। अब आप उदाहरण दीजिए। अगर आप बिना समझे, अगर आपसे ये कहा जाए कि आज कौन कौन से टीचिंग्स, माँ बाप आपको हमेशा बोलते हैं, हमारे माता पिता हमेशा बोलते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं, आप कुछ बड़े बड़े महात्मा के प्रवचन सुनते हैं, आप ये धम्म के टीचिंग्स हम देखते हैं। अब आप बताइए क्या हमें बताते हैं? शिक्षक का सम्मान करो, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करो, सच बोलो, हिंसा न करो, मारो पीटो नहीं, उसको ऐसे क्यों बात करते हो, नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम्हारे यहाँ काम करती है तो क्या हो गया, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो ये सारे अच्छे संदेश हैं। अब बताइए, ये सारे संदेश में कहूँ ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है क्या? ये संदेश इस्लाम से जुड़ा हुआ है या ईसाई से? क्योंकि ये संदेश ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने कहा ये संदेश ऐसे संदेश हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं। तो अशोक ने यही सारे इसी तरह के संदेश अशोक ने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, वो शिलाओं पर, वो पिलर्स पे खुदवा कर साम्राज्य में जगह जगह उन्होंने स्टैब्लिश करा दिया, ताकि जनता इसको पढ़े, और चौक चौराहों पे ताकि जनता इस संदेश को पढ़े। और किसी भी संदेश में, अशोक के धम्म के संदेश में यह नहीं था कि भगवान बुद्ध को फॉलो करें, यह नहीं था कि हर कोई मरने के बाद अच्छे कर्म करेगा या धम्म का पालन करेगा तो मरने के बाद निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये टर्म नहीं यूज है, क्योंकि निर्वाण इज द टर्म, निर्वाण का मतलब है कि मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, और ये निर्वाण टर्म इज यूज इन बुद्धिज्म। अशोक ने कहीं भी इस संदेश में बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का नाम नहीं लिया है। इसीलिए कहते हैं कि यह सभी धर्मों के लिए यह संदेश कॉमन है, जो कि सभी धर्म यही सिखाते हैं। तो अब हम आएंगे नंबर 2। व्हाट वाज धम्म हो गया, अच्छे से समझ गए आप, अच्छे से लिख सकते हैं धम्म क्या था। 2 मार्क के भी आए, 1 मार्क के भी आए, लिख सकते हैं आप। अब ये धम्म के एग्जाम्पल लिखेंगे अशोक का। अब ये धम्म नंबर 1 लिखिए आप, respect towards the elders, बड़ों के प्रति सम्मान। क्या हिंदू धर्म में सिखाया जाता है? इस्लाम में नहीं सिखाया जाता, वहां भी सिखाया जाता है। जो भी आपके बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं, बड़ों के प्रति सम्मान। दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ धम्मा, ये अशोक के। नंबर 2, respect to the brahmanas and for those, ये सारे आपके बुक में हैं। I wish to refer you to page number 32, para 3, पेज नंबर 32 पैरा 3 में देखिए, ये सारे मेंशन हैं। जो मेंशन नहीं है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये समझाने के लिए कि बहुत धम्म से डरना नहीं है। धम्म क्या था? So if you see on page number 32, the number 2, that was respecting the Brahmins, ब्राह्मणों का आदर करना। ये ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले हैं ये। और एंड रिस्पेक्टिंग दोज द पीपल हु हैड लेफ्ट द वर्ल्डली प्लेजर्स, जिन्होंने संसार के सुख का त्याग कर दिया, यानी सन्यासी। यानी ब्राह्मणों और सन्यासियों के प्रति आदर। ब्राह्मण क्यों? अब ब्राह्मण दूसरे धर्म का है, अशोक तो बुद्धिज्म का था, और वैदिक धर्म के खिलाफ ही बुद्धिज्म का उदय हुआ था। यानी अशोक अगर कहता सिर्फ बौद्ध सन्यासियों का आदर करो,
तो लगता कि ये कोई इट वॉज रिलेटेड विद पर्टिकुलर रिलीजन, इसलिए कहा सभी धर्मों का आदर करें आप. You have to respect the Brahmanas and you have to respect all the sannyasi, all everyone. So, and for those who renounced worldly pleasures. अब आप कहेंगे क्लियर नहीं है, तो मैंने आपको बुक के पेज बता दिया. दिस इज नंबर 2. नंबर 3, काइंड ट्रीटमेंट, अच्छा व्यवहार. टू सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, दासों के साथ, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें. कौन धर्म सिखाता है कि अच्छा व्यवहार नहीं करें? सारे धर्म यही बताता है, क्योंकि वो भी ह्यूमन होते हैं. और अशोक ने भी ये संदेश दिए. ये भी यहाँ भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि ये बौद्ध धर्म में ही सिखाया गया है. यानी अशोक ने ये सारे जो है, दिस इज द काइंड ट्रीटमेंट टू द सर्वेंट्स एंड स्लेव्स. सवाल आएंगे धर्म के संदेश क्या क्या थे, तो ये संदेश आप लिखिए. बड़ों का आदर करना, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ब्राह्मणों का आदर करना, एंड काइंड, अच्छे ट्रीटमेंट करना नौकरों के साथ, एंड सभी धर्मों का आदर करना, रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों का आदर करना. टू रेस्पेक्ट ऑल अदर रिलीजन्स. और ये कहता कि नहीं, बौद्ध धर्म का ही अगर ये करना तो शायद अशोक को कोई फॉलो नहीं करता. अशोक की यूनिवर्सलिटी, अशोक की एक्सेप्टेबिलिटी आज हिस्ट्री में नहीं होती. अगर जैसे वो कह देता कि बौद्ध धर्म के नियमों का पालन सब कोई करे, सभी धर्मों का आदर करे. एक तरह से आप कहिए तो लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, यही है अशोक का. लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, अशोक का प्रिंसिपल है. ये सारे ऐसे संदेश, जो संदेश किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये संदेश ऐसे संदेश हैं जो सभी धर्मों के लिए कॉमन है. इसलिए ये संदेश अशोक ने चाहा कि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाए और जनता इसको फॉलो करे. और अगर जनता इसको फॉलो करेगा तो क्या होगा? जनता का कल्याण होगा, इस धरती में भी कल्याण होगा और अगले जन्म में भी कल्याण होगा. So let me see क्या क्या रिस्पॉन्स आपके आ रहे हैं. वेरी गुड. Yes, leave and let leave peacefully. Very good. इसको रब कर दो. आपने पॉइंट्स लिख लिए, आपने पेज नंबर 32 भी देखना है. देखिए कौन सा इसको पढ़ने के बाद और इस चैप्टर को और रिवीजन में, रिवीजन के थ्रू इतनी बार आप पढ़ें कि ये आपको याद नहीं है, आपको यहां आना चाहिए. हिस्ट्री को आप ऐसे पढ़ लें कि आपके दिमाग में वो इस ढंग से बैठ जाए कि क्रोनोलॉजी तो आप तोड़ ही ना सकते हैं. कि अगर किसी ने कहा कि अशोक है, मौर्य साम्राज्य, उसके बाद जो है बिंबिसार ने ऐसा किया, तो तुरंत आप समझ जाएं सर बिंबिसार तो हर्यंका डायनेस्टी का था, वो तो 6th सेंचुरी बीसी है. बिंबिसार अजातशत्रु ये तो भगवान बुद्ध के समकालीन थे. 6th सेंचुरी बीसी में भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था. यानी ये दोनों कंटेम्पररी हैं. तो आप क्रोनोलॉजी को समझते हैं, इसलिए क्रोनोलॉजी से बढ़ना, इतिहास को एक तो आप पढ़ रहे हैं पास होने के लिए, और एक आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने करियर नहीं चुनना है. आपको एक समझ विकसित होनी चाहिए. चलिए अशोक के धर्म में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम. ये धर्म का संदेश क्या कारण है? अशोक ने क्या एम था, लक्ष्य क्या था, क्या पर्पस था? व्हाट वाज द पर्पस?
लक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द एम? धम्म के लक्ष्य क्या थे? धम्म के लक्ष्य क्या थे? अशोक ने धम्म के संदेश दिया कि वो चाहता क्या था? मैंने अभी कहा कि वो चाहता था कि जनता की भलाई हो। कहां भलाई हो? इस जन्म में भी हो और अगले जन्म में भी हो। He wanted the well-being of the people in this world and even after this world. यानी एक तरह से कहिए कि he believed in the theory of पुनर्जन्म, यानी रीबर्थ होगा, इस पर मान रहा है वो। भले ही उस पर असर हो, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स का असर हो, लेकिन कहीं भी अपने संदेश में आपको उसका कोई सेक्टेरियन अफिलिएशन नहीं दिखेगा। किसी धर्म विशेष से जुड़ाव अशोक के संदेश में नहीं है। अशोक ने कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं किया कि टू बी वर्चुअस, टू बी मॉरल, मॉरली यू शुड बी गुड एंड यू शुड फॉलो दिस मॉरल टीचिंग सो दैट यू कैन गो टू यू कैन अटेन निर्वाणा। निर्वाण शब्द आते ही आ जाता ये निर्वाण है, देखो ये बौद्ध धर्म का संदेश है। वो कह रहा है स्वर्ग की बात भले कर ले, निर्वाण शब्द नहीं आना है। ये बहुत ज्यादा वो पर्टिकुलर है इस मामले में कि किसी भी तरह से मेरे संदेश में बौद्ध धर्म से जुड़ाव ना दिखे, इसलिए ऐसे संदेश दिए जाएं जो कि हर धर्म का लोग इसको आराम से फॉलो कर सके। मैं इसको और क्लियर करूंगा, एक एग्जांपल देता हूं, रिसेंट एग्जांपल, यू विल एंजॉय इट। दिस एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। लॉकडाउन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लॉकडाउन के जो कोरोना के वीर थे उनके लिए उन्होंने ये कहा कि आप थाली बजाएं, आप घंटी बजाएं और पूरे हिंदुस्तान ने ये किया। और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे आप बाहर निकल के या अपने ये से हनुमान चालीसा का पाठ करें या किसी विशेष धर्म का ये करें, अगर यही संदेश देते तो पूरा हिंदुस्तान में ये कहता है नहीं ये तो धर्म विशेष है, मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नोबल कॉज के लिए एक ऐसा कॉज लिया जिसमें पूरा कंट्री यूनाइट हो गया। यानी देखिए कंट्री की यूनिटी दिखी और सारे न्यूज चैनल में ये दिख गया कि देखो पूरा हिंदुस्तान एक होकर कोरोना के वीरों के सम्मान में थालियां बजाएं, घंटियां बजाएं। दैट इज ये संदेश देने का तरीका होता है जब कंट्री को यूनाइट करना है, क्योंकि ऐसे मुसीबत की घड़ी में पूरा देश यूनाइटेड रहे। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये तरीके अपनाए जिस तरीकों को सारा देश ने फॉलो किया। कहीं इस तरीके में आपको ये नहीं दिखा कि ये किसी धर्म से है या किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है इसलिए दूसरे धर्म वाले इसको फॉलो नहीं करें। एवरीवन फॉलोड इट बिकॉज ये इट वाज पेइंग रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु आर फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना ऑन द रोड। ये सड़क पे ये बाहर है, सामने फ्रंट के, हम तो घर में बैठे हैं, हम भी लड़ रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन वो जो लड़ रहे हैं वो कोरोना के वीर हैं। तो ये देखिए उनके संदेश पूरे कंट्री को यूनाइट कर दिया। यानी संदेश ऐसा हो जो किसी धर्म से जुड़े अगर हो जाएं तो लोग बट जाएंगे। अशोक का धम्म भी यही था जो सारे धर्मों के लिए बहुत सरल था और इसलिए अशोक का एक पर्पस कहते हैं, एक पर्पस ये था पूरे कंट्री या साम्राज्य को जोड़ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये किया, देश में यूनिटी को दिखाने के लिए कि हम सब कोरोना के इस मुसीबत की घड़ी में एक साथ हैं। तो यहां आप जोड़ लीजिए, अशोका वांटेड यूनिटी इन द एम्पायर, दैट वाज द मेन पर्पस। Purpose number 1 that you will mention here. Number 1, unity. Unity in the empire. Number 2 हमने कहा welfare, well-being of the people. Well-being of the people. लोगों की भलाई, लोगों की भलाई थी। और तीसरा आप लिख सकते हैं, ये तीसरा लक्ष्य है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, बड़ों का सम्मान करेंगे, नौकरों के सम्मान करेंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, झगड़े नहीं होंगे, शांति बनी रहेगी, तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी।
That was maintaining the social order in the society. That is the social order बनाना, समाज में व्यवस्था बनाना, समाज में व्यवस्था को बनाए रखना, जनता की भलाई, साम्राज्य में एकता। क्योंकि इसको फॉलो करने में कोई भी यह नहीं कहेगा कि मैं तो इसको फॉलो नहीं करूंगा, ये तो बौद्ध धर्म का है, मैं तो वैदिक धर्म का हूं, मैं तो हिंदू हूं। अशोक के संदेश में तो हिंदू धर्म से कोई रिलेटेड, ये तो लग रहा है कि अशोक बौद्ध धर्म बनाने की कोशिश में है। ऐसा किया नहीं अशोक ने। इसलिए अशोक के धम्म एक मॉरल टीचिंग्स हैं, एक नैतिक आदर्श हैं। अशोक सबको मॉरली इतना कैपेबल बनाना चाहता था कि हर कोई शांति में रहे। अशोक का धम्म यही है। बहुत अच्छे से धम्म समझ गए। अब हम एक दो प्रश्न और लेंगे, उसके बाद अभी क्लासेस आपके ओवर हो चुके हैं। ऑल्दो इट टेक्स अराउंड 35 to 40 मिनट्स क्लासेस के, लेकिन मैं रोज 10-15 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखना चाहता हूँ। सो इज दिस क्लियर? अभी तक समझ में आ गया? फिर आगे कल हम इसी से फिर आगे बढ़ेंगे। अशोक का धम्म, डरना नहीं है वर्ड से, धम्म। अभी ये इन्होंने इसके लिए ऑफिसर्स बनाए, ये कल हम बात करेंगे। धम्म महामात्त, चलिए इसके भी बात कर लें, 5 मिनट हैं। क्या क्या तरीके अपनाए अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए? धम्म के प्रचार के लिए क्या किए? नंबर 1, he appointed special officers called Dhamma Mahamatta. धम्म महामात्त, धम्म महा ये ऑफिसर का नाम है। इसका काम ही था कि आप जगह जगह पूरे देश में घूमेंगे और देखेंगे जनता की भलाई और साथ साथ लोग धम्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपसे सवाल करें अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या कदम उठाए, तो आप एक ऑफिसर का नाम जरूर लिखेंगे। अपने शासन के 14वें साल में ही had appointed this officer. The name of the officer was Dhamma Mahamatta. अशोक ने खुद कोशिश की। क्या कोशिश की? कि ऐसे समारोहों पे पाबंदी लगाएं, लोग मांस न खाएं, और इवन हमारा किचन है जहां मेरा जो भोजन पकता है उसमें भी मांस उसने बंद करा दिए। उसने मिशन भेजे, वो जो चोल चेर राज्यों में और विदेशों में मिशन भेजे धम्म के प्रचार के लिए, जाइए ये। यानी वो अशोक ने यह कोशिश की कि धम्म का पूरे जो लोग इसका पालन करें, मन से करें और शांति से रहें, जियो और जीने दे प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो आप लिख सकते हैं अपॉइंटेड ऑफिसर्स known as the धम्म महामात्ता। दूसरा आप लिख सकते हैं he sent mission, उसने कई जगह मिशन भेजे, उसके मिशन भेजे, he sent the mission भेजे, विदेशों में भी भेजे और देश के भीतर भी धम्म के प्रचार के लिए। धम्म के प्रचार के लिए उसने मिशन भेजे। तो ये मेन है इसका, ये अशोक का ये। एंड हियर आई विल रेफर टू पेज 33, सेकेंड पैराग्राफ। पूरे आंसर आपको हो जाएंगे। ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको जो हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी का दिया। ये तो आपको कनेक्टेड करने के लिए हमने कहा है कि एग्जाम्पल देके आपको कनेक्ट करना है
कि ऐसा संदेश दो जो पूरा देश एक हो जाए। और अशोक ने यूनिटी के लिए ऐसा किया, अशोक ने सोशल ऑर्डर बनाने के लिए ऐसा किया, समाज में व्यवस्था बनी रहे ये किया। अशोक का मेन पर्पस था कि समाज में शांति रहे, जियो और जीने दो, शांति से रहें, वर्चुअस लाइफ जिए, हैप्पी लाइफ जिए। सो ये आज भी प्रिंसिपल ये फॉलो करने लायक है, इसलिए अशोका के और अशोका का एग्जाम्पल में ऐसे सारे एग्जाम्पल्स है, आप इसकी तुलना मध्यकालीन रूलर अशोक अकबर द ग्रेट से आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने धम्म कर लिया। अब आप ये दोनों पेज नंबर 32 पेज नंबर 33 सेकंड पैरा एंड थर्ड पैरा दोनों से आप पढ़िए, मिलाइए और 3 पार्ट में लिखिए। 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन धम्म क्या था, दूसरा प्रश्न ये आज का असाइनमेंट है, असाइनमेंट में बात कर रहा हूं। असाइनमेंट नंबर 1 व्हाट वाज धम्मा, असाइनमेंट नंबर 2 व्हाट वाज द एम ऑफ धम्मा, धम्म का क्या उद्देश्य था, एंड नंबर 3 धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया। असाइनमेंट नंबर 4 धम्म महामार्त कौन थे, उनका क्या काम था, क्या काम था, घूम घूम कर पूरे साम्राज्य में धम्म के नियम को, धम्म के संदेश को पालन करवाना। आज के लिए बस इतना ही। धम्म बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब धम्म के संदेश आप लिखेंगे तो आपको ये कोरोना वॉरियर का प्राइम मिनिस्टर मोदी का संदेश दिमाग में रखना है कि ऐसा संदेश जो पूरे कंट्री को उसने यूनाइट किया। और इसलिए अशोक के भी धम्म के संदेश ऐसे थे जो किसी धर्म से जुड़े नहीं थे और उसने पूरे कंट्री को यूनाइट किया। सो धम्मा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मिलते हैं कल आपके रिस्पॉन्स के साथ, जो भी हैं दीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्लास 12 हिस्ट्री की क्लास में जुड़ने के लिए कल इसी तरह आपके रिस्पॉन्स हैं, करते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए, अपने टीचर से भी, हर कोई आपके साथ लगा हुआ है। एक मैं कल देख रहा था वन रिस्पॉन्स की, सर अगर आप नहीं पढ़ाते तो क्या होता, मैं नहीं पढ़ाता तो कोई और पढ़ाता। केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, कोई भी संकट की घड़ी में केवीएस आपको नहीं छोड़, मैं नहीं, आपके टीचर भी आपके साथ लगे हुए हैं। मैं यहाँ लगा हूँ, टीचर आपके साथ ग्रुप में लगे, उसके बाद असाइनमेंट चेक करने में लगे। सो एवरीवन इज विथ यू। सो आज के धम्म यही समाप्त, अशोक के संदेश यही समाप्त। और एक प्रश्न और अपने मन से आते कि अशोक के धम्म का की क्या प्रासंगिकता है, क्या अशोक का धम्म आज के समाज के लिए एप्लीकेबल है, क्या रेलेवेंस है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऐसे प्रश्न अगर पूछ दिया जाए आप पूरे समाज के लिए लिख दीजिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये संदेश भी आप जोड़ दीजिएगा कि ऐसे संदेश दिए जाते हैं जो संदेश पूरे राष्ट्र को यूनाइट कर दिए जाए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।